नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करने से पहले आइए हम लोग भारत में जो शासन प्रशासन को संचालित करने की जो प्रक्रिया है उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। दोस्तों, विश्व भर में शासन प्रशासन को संचालित करने के लिए दो प्रकार की शासन प्रणाली प्रचलित है। एक संसदीय शासन प्रणाली, दूसरी अध्यक्षीय शासन प्रणाली। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन से लिया गया है। आइए जानते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका अर्थात सरकार अपनी लोकतांत्रिक वैधता संसद से प्राप्त करती है तथा संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार की शासन प्रणाली में सरकार का मुखिया तथा राज्य का मुखिया अलग अलग होता है। सरकार का मुखिया का तात्पर्य है प्रधानमंत्री से तथा राज्य का मुखिया जो होता है उसको हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह तथा सहयोग के लिए एक मंत्रिमंडल होगा जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। यानी सरकार का जो प्रमुख है वो प्रधानमंत्री है और राज्य का जो प्रमुख है यानी राष्ट्र का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में स्थापित है। जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि संसदीय शासन प्रणाली की जो विशेषता है उसमें कार्यपालिका को दो भागों में बांटा गया है। पहला नाम मात्र की कार्यपालिका, दूसरा वास्तविक कार्यपालिका। इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। तो राष्ट्रपति जो होता है, भारत का राष्ट्रपति, वो नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में स्थापित है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है और राष्ट्र का प्रमुख होने के नाते वह भारत का प्रथम नागरिक होता है तथा भारत की एकता अखंडता का प्रतीक होता है। जो भारतीय संविधान है, राष्ट्रपति उसका संरक्षक होता है, उसके गार्जियन के रूप में रहता है। राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता, न ही लोकसभा का तथा न ही राज्यसभा का, बल्कि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। तो इस प्रकार राष्ट्रपति संसद का सदस्य न होकर संसद का ही एक अभिन्न अंग है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में चर्चा करते हैं। कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, आइए देखते हैं। राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में अनुच्छेद 58 में चर्चा की गई है। इसके तहत कहा गया है कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष या उससे अधिक हो, वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनना चाहता है कम से कम लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर न हो। कुछ ऐसे पद हैं जिनको लाभ का पद नहीं माना गया है। जैसे अगर कोई व्यक्ति वर्तमान में राष्ट्रपति है तो वह बिना राष्ट्रपति पद से त्याग देते हुए राष्ट्रपति का पुनः चुनाव लड़ सकता है। और दूसरा, वर्तमान उपराष्ट्रपति, यह भी राष्ट्रपति पद पर उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। किसी राज्य का राज्यपाल तथा संघ या किसी अन्य राज्य में अगर कोई मंत्री के पद पर है तो उसे भी लाभ का पद नहीं माना जाएगा। वह अपने पद पर बने रहते हुए भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी भारत के राष्ट्रपति बनने की कुछ योग्यताएं। इसके बारे में हम लोग ने जाना। अब आइए हम लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित तथ्यों को जानते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा अनुच्छेद 55 में की गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल के सदस्यों के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं? जिसमें लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य व केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पांडुचेरी विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य आते हैं। ये निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है जिसमें जनता सीधे भाग नहीं लेती, बल्कि जनता के प्रतिनिधि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। हमारे द्वारा चुने गए सांसद, विधायक
ये राष्ट्रपति को चुनते हैं। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का तात्पर्य ये है कि सभी वोटों का मूल्य एक ही नहीं होगा, सभी वोटों का मूल्य अलग अलग होगा। यदि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं तो यहाँ के एक सांसद का वोट का मूल्य अलग होगा, विधायक के वोट का मूल्य अलग होगा। यदि आप अदर राज्यों से आते हैं जैसे पश्चिम बंगाल से या उड़ीसा से, तो वहाँ के जो सांसद विधायक होंगे उनके वोटों का मूल्य अलग होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी राज्यों की जनसंख्या एक समान नहीं है। सभी संसदीय से क्षेत्र, सभी विधानसभा क्षेत्र की जनसंख्या जो है पूरी एक समान नहीं है। जनसंख्या के आधार पर उनका अनुपातिक प्रतिनिधित्व करके वोटों का मूल्य निकाला जाता है। इस प्रकार से राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इस प्रकार से उसका किया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन आयोग के द्वारा ही संपन्न कराया जाता है तथा राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी विवादों का हल उच्चतम न्यायालय में किया जाता है। यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी तथ्य पर कोई आपत्ति होती है तो उसका जो निराकरण करेगा, समाधान करेगा, वो उच्चतम न्यायालय ही करेगा। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करना चाहता है तो उसके नामांकन पत्र पर कम से कम 50 निर्वाचकों का हस्ताक्षर प्रस्तावक के रूप में होना चाहिए तथा कम से कम 50 निर्वाचकों का हस्ताक्षर समर्थक के रूप में होना अनिवार्य है। यदि आप ये निर्वाचकों का ये समर्थन नहीं प्राप्त कर सकते तो आपका नामांकन रद्द हो जाता है। अब हम लोग राष्ट्रपति के शपथ के बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति संविधान के संरक्षक के रूप में तथा राष्ट्र की एकता अखंडता के रूप में शपथ लेता है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलवाई जाती है। यदि मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो उसके स्थान पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। दोस्तों, ये थी भारत के राष्ट्रपति के शपथ की प्रक्रिया। अब हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रपति को किस प्रकार से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के अनुसार यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो उस पर महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग के आरोप पर संसद के किसी भी सदन में इसका आरोप लगाकर महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है। इस आरोप पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को इससे 14 दिन पहले इसकी सूचना अवश्य देनी होगी। महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात यह दूसरे सदन में भेजा जाता है और फिर यदि उस सदन से भी यह 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति उसी दिन से अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, अर्थात यदि राष्ट्रपति अपनी सफाई प्रस्तुत नहीं कर सकता, यदि वो अपने बारे में कुछ सफाई देना भी चाहे तो इसका कोई प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है। वह उच्चतम न्यायालय में जाना चाहे तो वह नहीं जा सकता। तो कुछ और विशिष्ट पदों को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, जैसे उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों, निर्वाचन आयोग के सभी सदस्यों, संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग तथा कैग, जिसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक बोलते हैं, इन पर भी महाभियोग की प्रक्रिया के तहत ही इनके पद से हटाया जाता है। परंतु इन पदों की प्रक्रिया पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। यदि महाभियोग का प्रस्ताव इन पर लगाया भी जाता है और प्रस्ताव पारित भी हो जाता है दोनों सदनों में, तो फिर भी इन पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य है। यदि राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा तो ये अपने पद से हटे हुए नहीं माने जाएंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया में लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति को अगर महाभियोग का प्रस्ताव दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ता है। अब आइए दोस्तों, हम लोग राष्ट्रपति पद की रिक्तता के बारे में चर्चा करते हैं। कब कब राष्ट्रपति पद रिक्त होगा और उसका निर्वहन कौन करेगा, राष्ट्रपति पद को धारण कौन करेगा। सामान्यतः राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु यदि राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्ति से पूर्व छोड़ना चाहे
तो वह उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अथवा राष्ट्रपति पर यदि महाभियोग लगाया जाता है तो भी पद की रिक्तता होती है, या उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर पद की रिक्तता होती है। इन सब प्रक्रियाओं में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के समस्त कार्यों का तथा उनके कर्तव्यों का निर्वहन करता है। जब राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर रहा होता है तो उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समस्त साधनों का उपयोग करेगा, अर्थात वह राष्ट्रपति के भांति वेतन भत्ता तथा सेवाओं का अधिकारी होगा। यदि उपराष्ट्रपति भी उपस्थित ना हो तो इस स्थिति में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति के कार्यों तथा उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। यदि कार्यकाल 5 वर्ष के समाप्ति के बाद पद खाली होने की स्थिति होती है तो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो कार्यकाल समाप्ति से पहले ही चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा। यदि किसी कारण से चुनाव संपन्न नहीं हो पाता है तो जो राष्ट्रपति है, जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो पाएगा तो उस समय का जो राष्ट्रपति होता है वह उस पद पर बना रहेगा, लेकिन इसकी अधिकतम अवधि 6 माह होती है। 6 माह के अंदर निर्वाचन आयोग को चुनाव करवाना ही होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। अब अगले वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, उनकी क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।